आप घर से बाहर कितना भी रहो, लेकिन सुरक्षित घर लौटकर ही सुकून महसूस होता है। लेकिन जिस घर को हम सब इतना सुरक्षित समझते हैं, मानते हैं, क्या हो अगर वही घर हमें डराने लगे? आज की ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बैंगलोर का एक ऐसा घर जिसने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है बैंगलोर में रह रहे राघव और उसके परिवार की। वैसे तो राघव रांची के रहने वाले हैं, लेकिन आईटी सेक्टर में जॉब होने के कारण पिछले 4 साल से बैंगलोर के एक हॉस्टल में रह रहे थे। ये बात है साल 2023 की। राघव जॉब के सिलसिले में रांची से बैंगलोर अकेले जाते हैं। राघव फिलहाल वहां हॉस्टल में रह रहे थे, लेकिन साल 2023 के अक्टूबर में राघव और उसके परिवार ने मिलकर सोचा कि अब वे सब बैंगलोर शिफ्ट हो जाएंगे। राघव एक तरफ बहुत ज्यादा खुश थे तो दूसरी तरफ बहुत ज्यादा परेशान भी थे। परेशानी ये थी कि बैंगलोर जैसे शहर में अच्छा सा घर ढूंढना, वो भी अपने बजट के हिसाब से, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। राघव के एक बेस्ट फ्रेंड थे, विकास। विकास ने राघव के चेहरे पर एक्सप्रेशन पढ़ लिया और उससे पूछा, भाई आखिर क्या परेशानी है, क्यों इतना परेशान है? राघव अपनी परेशानी विकास को बताते हैं और कहते हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स सब बैंगलोर आ रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि घर कैसे मिलेगा और शिफ्ट कैसे होगा। इस पर विकास कहते हैं, बस इतनी सी बात। और विकास अपने एक दोस्त को कॉल लगाते हैं। विकास के वो दोस्त ब्रोकर थे। विकास उनसे शेयर करते हैं कि इन्हें बजट में फ्लैट चाहिए और मिनिमम 3 BHK का फ्लैट चाहिए। विकास के दोस्त कहते हैं, भाई इस बजट में बैंगलोर में फ्लैट ढूंढना तो मुश्किल है, फिर भी मैं ट्राई करता हूं। विकास और राघव दोनों को ही पता था कि इस बजट में बैंगलोर जैसे शहर में अच्छे इलाके में रूम ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए वे डिसाइड करते हैं कि संडे के दिन वे खुद ही फ्लैट ढूंढने निकलेंगे। संडे का दिन आता है और ये लोग सुबह से शाम तक फ्लैट ढूंढते रह जाते हैं। आखिरकार उन्हें एक फ्लैट मिलता है, 3 BHK, काफी सुंदर, और वो भी उनके बजट से कम में। राघव बिना कुछ सोचे समझे उस फ्लैट का टोकन अमाउंट देकर बुक कर देते हैं। फ्लैट रेंट पर ही होने वाला था और राघव कहते हैं कि वे थर्सडे से रहने आएंगे। थर्सडे का दिन आता है, फैमिली बैंगलोर पहुंचती है। फिर राघव अपने फैमिली को लेकर उस फ्लैट में पहुंचते हैं। सारा सामान अरेंज होता है, सब लोग खाना पीना करते हैं। पहली रात बहुत अच्छी तरह से गुजर जाती है। उससे पहले ये बता दूं कि उनके फैमिली में राघव के मम्मी पापा, दादी, एक बड़ा भाई जिनका नाम सौरभ था और एक छोटी बहन जिनका नाम प्रिया था। ठीक 2 दिन बाद रात को सब लोग सोए होते हैं, लेकिन उनकी छोटी बहन प्रिया अभी भी जाग रही होती है। प्रिया को हॉल से किसी के चलने की आवाज आती है। उसे लगता है कि घर के बाकी मेंबर में से कोई शायद पानी पीने के लिए उठा हो, लेकिन कुछ ही देर में प्रिया को किसी के दौड़ने की आवाज आती है। प्रिया चौंक जाती है कि घर में दौड़ कौन रहा है, लेकिन प्रिया में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो बाहर जाकर देख सके। अगले दिन सुबह प्रिया अपने घर के बाकी सदस्यों से पूछती है कि क्या कल रात को आप में से कोई उठा था, लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी और ना ही किसी ने प्रिया की बात पर विश्वास किया। फिर दिन भी जाता है और रात हो जाती है। आज भी प्रिया कच्ची नींद में सो रही थी। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है और बिल्कुल शांति से खड़ा है, लेकिन प्रिया में हिम्मत नहीं होती कि वो पीछे मुड़कर देख सके। अगले दिन फिर प्रिया ये बात घर वालों को बताती है, लेकिन फिर से किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सब बस यही कह रहे थे कि अपना घर छोड़ इतनी दूर अनजान शहर आई है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। फिर 3-4 दिन बीत जाते हैं। एक रात प्रिया सो रही थी, लेकिन रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास उसकी नींद खुल जाती है। नींद अचानक नहीं खुलती, बल्कि धीरे धीरे खुलती है। प्रिया की हल्की आंखें खुली होती हैं और जैसे ही वो आंखें खोलती है, उसकी नजर कमरे के कोने पर जाती है। वहां उसे साफ साफ एक औरत खड़ी दिखाई देती है। एक औरत जिसका चेहरा क्लियर नहीं दिखता, लेकिन वो दिखने में नॉर्मल नहीं थी। वैसे भी रात के 2 बजे किसी के कमरे के कोने में कोई क्यों खड़ा होगा? बस ये देखना था कि प्रिया की रूह कांप जाती है। प्रिया जोर से चिल्लाती है। प्रिया की दादी जाग जाती हैं और बाकी घर वाले भी उठ जाते हैं। दादी फटाफट दरवाजा खोलती हैं और सबसे पहले प्रिया को शांत किया जाता है। प्रिया की हालत देखकर बाकी घर वाले भी डर जाते हैं कि आखिर प्रिया को हुआ क्या और वो क्यों चिल्लाई। थोड़ा शांत होने के बाद प्रिया बताती है कि उसने कमरे के कोने में एक औरत को देखा। सब लोग इस बात को मजाक में उड़ा देते हैं और प्रिया को समझा बुझाकर एक रुद्राक्ष की माला पहना देते हैं और उसे सोने के लिए कह देते हैं। सब लोग फिर से सो जाते हैं।
अगले दिन सुबह प्रिया को अचानक उल्टी होती है। उल्टी में सिर्फ पानी और थोड़ा सा खून निकलता है। ये देखकर पूरा परिवार डर जाता है। प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल हैं। शायद गैस की वजह से ऐसा हुआ हो। सब घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही प्रिया को फिर से उल्टी होती है। प्रिया के पापा गैस की गोली देते हैं और उसे सोने के लिए कह देते हैं, लेकिन प्रिया बार बार एक ही बात कह रही थी कि उसका सिर बहुत घूम रहा है। सबको लगता है कि उल्टी होने और तबीयत खराब होने की वजह से ऐसा हो रहा है, इसलिए सिरदर्द की दवाई देकर प्रिया को सुला दिया जाता है। शाम के तकरीबन 5 बज जाते हैं। राघव भी ऑफिस से लौट आता है, लेकिन घर वाले राघव से कहते हैं, देखना प्रिया अभी तक नहीं उठी है। ये सुनकर राघव एकदम परेशान हो जाता है। प्रिया की सांस चल रही थी, लेकिन वो उठ नहीं रही थी। बहुत ज्यादा पानी का छिड़काव भी किया जाता है, लेकिन तब भी प्रिया नहीं उठती। ये देखकर बगल के एक लोकल डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर को वापस भेज दिया जाता है। राघव कहता है, मैं किसी अच्छे डॉक्टर को बुलाकर लाता हूं। इसके लिए राघव विकास को कॉल लगाता है और उसे घर आने के लिए कहता है। राघव और विकास डिस्कस कर रहे होते हैं कि किसी बड़े डॉक्टर को बुलाया जाए, तभी दादी कहती हैं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर सब लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं। दादी कहती हैं, ये मामला डॉक्टर से ठीक नहीं होगा, ये कुछ और ही चक्कर है। दादी विकास से पूछती हैं कि आसपास कोई पंडित या तांत्रिक है क्या। विकास बैंगलोर में अपनी फैमिली के साथ 25 साल से भी ज्यादा समय से रह रहा था, इसलिए वो एक पंडित जी को जानता था। विकास कहता है, जहां मैं रहता हूं वहां एक पंडित जी हैं जो ये सारी चीजें जानते हैं। दादी कहती हैं, फौरन उन्हें लेकर आओ। राघव के माता पिता अभी भी इन चीजों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। करीब 1 घंटे के बाद विकास और राघव एक पंडित जी को लेकर आते हैं। पंडित जी घर में कदम रखते ही कहते हैं, ये सिर्फ ऊपरी चक्कर नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बला है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। पंडित जी राघव की मम्मी से कहते हैं, मुझे उस लड़की के पास ले चलो। राघव और उसकी पूरी फैमिली प्रिया के कमरे की तरफ बढ़ती है और साथ में पंडित जी भी होते हैं। जैसे ही वे कमरे का दरवाजा खोलते हैं, वे देखते हैं कि प्रिया बेड पर बहुत शांति से बैठी हुई है, जैसे वो इंतजार ही कर रही हो कि पंडित जी और बाकी लोग उसके कमरे में आएं। पंडित जी को देखते ही प्रिया जोर जोर से हंसने लगती है। ये देखकर सब घर वालों का शक यकीन में बदल जाता है और सब डर जाते हैं। पंडित जी पूछते हैं, इस लड़की को क्यों तंग कर रही है, कौन है तू? प्रिया पहले तो सिर्फ हंसती है और बस एक ही बात कहती है, तू बचा लेगा इन लोगों को। पंडित जी उसकी बातों पर ध्यान न देकर बार बार वही सवाल पूछते रहते हैं कि वो इन लोगों को क्यों परेशान कर रही है और वो कौन है। थोड़ी देर में प्रिया के अंदर की आत्मा कहती है, मैं इन्हें परेशान नहीं कर रही हूँ, ये लोग खुद मेरे घर में आकर रहने लगे हैं, मैं इन्हें माफ नहीं करूंगी, मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे प्रिया पर उन मंत्रों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। प्रिया और ज्यादा हंसने लगती है। अचानक प्रिया बेड से उठती है और साइड वाली दीवार पर अपना सिर पटकने लगती है। ये देखकर सब लोग प्रिया की तरफ बढ़ते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। काफी मशक्कत के बाद प्रिया रुक जाती है और फिर से हंसने लगती है। पंडित जी सब घर वालों को बाहर निकलने के लिए कहते हैं और खुद भी बाहर निकलकर प्रिया को उस कमरे में बंद कर देते हैं। पंडित जी कहते हैं, इसे काबू करना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, आप लोग मुझे कल का टाइम दीजिए। कल सुबह 11 बजे से पहले 11 पंडितों के साथ हम हवन करेंगे। इसके बाद ये आत्मा प्रिया का शरीर छोड़ देगी, लेकिन ये इस घर से नहीं जाएगी, क्योंकि इसकी मृत्यु इसी घर में हुई थी और इसे मरे हुए 25 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। ये बहुत ताकतवर हो चुकी है। सब लोग डरते हुए कहते हैं, अगर रात तक इसने कुछ कर लिया तो? पंडित जी कहते हैं, मैं इसके बेड के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देता हूँ, इसके बाद ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी। इसके बाद पंडित जी प्रिया के कमरे में जाते हैं और गंगा जल से बेड के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना देते हैं। प्रिया अब भी हंस रही थी। पूरी रात बस प्रिया की हंसी गूंजती रही। सब घर वाले परेशान थे। अगले दिन सुबह करीब 7 बजे पंडित जी 11 पंडितों को लेकर पहुंचते हैं। सारी सामग्री भी पंडित जी खुद लेकर आए थे। हवन की तैयारी शुरू होती है। हवन शुरू होता है। प्रिया अंदर कमरे में अब भी हंस रही होती है। अब पंडित जी अपने साथ के 2-3 पंडितों से कहते हैं कि उसे कमरे से बाहर लेकर आओ। बहुत मशक्कत के बाद 3 पंडित मिलकर प्रिया को हॉल में लेकर आते हैं। प्रिया को वहां बिठाया जाता है। चारों तरफ मंत्रों की आवाज गूंज रही होती है। हवन का धुआं सीधे प्रिया की तरफ जाता है।
जैसे ही वो धुआं प्रिया को छूता है वो धुआं काला होने लगता है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। करीब 2-2.5 घंटे हवन चलने के बाद प्रिया एकदम से बेहोश हो जाती है। पंडित जी कहते हैं उसने प्रिया की जान तो छोड़ दी है, लेकिन वो अभी भी इस घर में ही है और ये घर कभी नहीं छोड़ेगी। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी प्रिया के पापा से कहते हैं जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, क्योंकि अगर अगली बार इसने आप में से किसी के शरीर पर कब्जा किया तो बचा पाना असंभव हो जाएगा। पंडित जी चले जाते हैं। प्रिया को एक ताबीज भी देते हैं। उसके बाद ये पूरा परिवार रात से पहले ही वो घर छोड़ देता है और विकास के यहाँ चला जाता है। राघव कहते हैं कि आज भी जब वो उस दृश्य को याद करते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है। और राघव आप सभी को बस यही सलाह देना चाहते हैं कि जब भी कोई भी घर लो तो एक बार उस घर का इंस्पेक्शन अच्छे से जरूर कर लो।